ये है बाइबी टोपाज शिप। 100 लोगों से भरी ये शिप तेज तूफान के बीच समुद्र के एक सिंगल पॉइंट पर टिके रहने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस पॉइंट पर समुद्र के 90 मीटर नीचे तल में एक इंसान जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, वो भी समुद्र की अंधेरी गहराई में बिना किसी लाइट एंड मोस्ट शॉकिंगली बिना ऑक्सीजन के। फाइनली करीब 16 मिनट के बाद इस इंसान तक एक ROV कैमरा भेजा गया, पर तब तक वो जिंदा नहीं था। लेकिन फिर समुद्र की इस गहराई में कुछ ऐसा होता है जिसने शिप पर मौजूद हर एक इंसान को डरा दिया था। पर आखिर ये इंसान इस समुद्र की इस जानलेवा गहराई पर क्या कर रहा था और इसकी मदद के लिए पहुंची कैमरा में शिप पर बैठे क्रू ने ऐसा क्या देखा जिसने सभी को डरा कर रख दिया? वेल, आज का ये वीडियो आपकी सोच को चुनौती देने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। समुद्र के 90 मीटर नीचे, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां डाइविंग सूट पहना एक अकेला इंसान एक आखिरी ऑक्सीजन की सांस के लिए तड़प रहा है। ठंडा पानी उसकी स्किन को जकड़ रहा है और घना अंधेरा उसकी उम्मीदों को निगलने की कोशिश कर रहा है। ये है क्रिस लेमंस। पर क्रिस इस जानलेवा हालत में कैसे पहुंचे? समुद्र के अंदर काम करने के लिए जैसे ही क्रिस और डेव मैनीफोल्ड के पास पहुंचा, उन्होंने अपने इक्विपमेंट सेट किए और काम करना शुरू कर दिया। ये एक रूटीन मिशन जैसा ही लग रहा था, पर यहाँ कुछ अलग था, क्योंकि इस बार समुद्र के ऊपर मौजूद शिप यानी बाइबी टोपाज तूफान के बीच तेज हवाओं और कई मीटर ऊंची लहरों में फंसी हुई थी। अब समुद्र में काम कर रहे क्रिस और डेव के लिए अभी भी सब कुछ नॉर्मल था, वो अपना काम जल्दी ही खत्म करने वाले थे। तभी सरफेस पर मौजूद बाइबी टोपाज शिप पर कुछ गड़बड़ शुरू हो गई। डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम यानी DPS, जो शिप को एक जगह पर स्थिर रखता है, धीरे धीरे फेल हो रहा था। शिप पर बैठे 130 क्रू मेंबर्स को अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन शायद ये तूफान से पहले की शांति थी जो उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। क्या क्रिस और डेव सरफेस पर सुरक्षित लौट पाएंगे या फिर अंधेरे पानी में कुछ ऐसा छुपा था जो उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाने वाला था? समुद्र के 90 मीटर नीचे जो काम एक रूटीन जैसा लग रहा था, वो धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ लेने वाला था। क्रिस लेमंस और डेव यासा मैनीफोल्ड के आसपास पाइपलाइन की मरम्मत कर रहे थे। तभी बाइबी टोपाज शिप में अचानक एक अलार्म बजने लगा। यह अलार्म शिप के डायनेमिक पोजीशनिंग सिस्टम यानी DPS के फेल होने का था। DPS एक तरह का ऑटो पायलट सिस्टम होता है जो शिप को समुद्र की सतह पर एक ही जगह पर स्थिर बना कर रखता है, चाहे समुद्र की लहरों की ऊंचाई कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। लेकिन जैसे ही ये सिस्टम फेल हुआ, शिप धीरे धीरे बहने लगी। इसका मतलब था कि अम्बिलिकल केबल्स पर खिंचाव बढ़ने वाला था। अगर ये खिंचाव ज्यादा हो गया ना, तो इसका मतलब था कि केबल्स टूटने वाली थी। शिप पर मौजूद क्रू ने तुरंत क्रिस और डेव को शिप पर जल्दी लौटने का आदेश दिया और कहा कि वो अपना काम छोड़कर फौरन ही डाइविंग बेल की तरफ लौट आए। अब डेव ने बिना देरी किए मैनीफोल्ड की ऊपरी सतह से होते हुए डाइविंग बेल की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया और आखिरकार डेव सुरक्षित डाइविंग बेल चेंबर में पहुंच गया। लेकिन क्रिस की स्थिति अचानक बिगड़ने लगी। क्रिस की अम्बिलिकल केबल मैनीफोल्ड के एक पाइप में उलझ गई थी। उन्होंने इसे निकालने की कोशिश की, लेकिन शिप के लहरों के साथ तेजी से दूर बहने के कारण ये और ज्यादा टाइट होती जा रही थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक जोर का झटका लगा और डाइविंग बेल और क्रिस के बीच की बड़ी अम्बिलिकल केबल बीच से टूट गई। इस दौरान क्रिस समुद्र में लगभग 90 मीटर नीचे समुद्री तल के अंधेरे में अकेली हालत में बिना किसी सहारे के पड़े थे। क्रिस ने एक चांस लेते हुए अपने अंदाजे से एक डायरेक्शन चुनी और समुद्री तल में उस डायरेक्शन की ओर बढ़ने लगे। और किस्मत से वो किसी तरह मैनीफोल्ड के पाइप्स तक पहुंच गए, जहां से उन्होंने सीढ़ियां ली और मैनीफोल्ड के टॉप पर 11 मीटर तक चढ़ते चले गए। इन सब में क्रिस को 3 मिनट्स लगे, पर आखिरकार अब वो मैनीफोल्ड स्ट्रक्चर के ऊपर थे, जहां उनके खोजे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस थे। इसलिए सर्च ऑपरेशन को तेज करने के लिए ROV यानी कि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल को तुरंत पानी में भेजा गया। ये ROV सिर्फ एक अंडर वाटर ड्रोन थी, जिसमें सेंसर्स और कैमरास के अलावा किसी इंसान के बैठने की जगह नहीं थी। अब इसी समय ना शिप के DPS को ठीक करने की कोशिश और तेज की गई, लेकिन तेज लहरों और हवाओं की वजह से ये और भी मुश्किल होता जा रहा था, जिसकी वजह से सर्च ऑपरेशन और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो गया था। अब क्रिस समुद्र के अंधेरे और ठंडे पानी में
मैनीफोल्ड के ऊपर अकेला पड़ा था। ऑक्सीजन की कमी के कारण उनके शरीर की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। आरओवी को तुरंत मैनीफोल्ड की तरफ भेजा गया ताकि क्रिस का पता लगाया जा सके। शिप धीरे धीरे मैनीफोल्ड से दूर जा रही थी और क्रू को यह डर था कि क्रिस इस हालत में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन एक छोटी सी उम्मीद की किरण जगती है। काफी ढूंढने के बाद करीब 16 मिनट्स की कड़ी मेहनत के बाद आरओवी के कैमरा ने क्रिस को मैनीफोल्ड के ऊपर लेटे हुए ढूंढ लिया। आरओवी ने उन्हें लाइव फुटेजेस के जरिए शिप तक दिखाया। क्रिस मैनीफोल्ड के ऊपर लेटे हुए थे और उनका शरीर धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे वो सांस लेने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ऑक्सीजन की कमी और इतनी देर तक ठंडे पानी में रहने के कारण उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। पर यह खुशी का पल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि भले ही आरओवी ने क्रिस को जिंदा ढूंढ लिया था, लेकिन ये क्रिस को सरफेस पर मौजूद शिप तक नहीं लेकर जा सकता था। और वैसे भी क्रिस की बॉडी जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले समुद्री स्तर पर थी ना, वहां से उन्हें सिर्फ एक प्रेशराइज्ड चेंबर के जरिए ही लेकर जाया जा सकता था। और तीसरी और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि आरओवी शिप की पावर केबल से कनेक्ट होकर ऑपरेट करता था और शिप अभी भी तूफान में फंसी हुई थी। करीब 28 मिनट्स तक पूरी कोशिश करने के बाद डीपीएस को ठीक कर लिया गया। उसके बाद शिप को तुरंत मैनीफोल्ड के ऊपर लाया गया। डेव, जो अभी भी डाइविंग बेल में थे, वो खुद इस बात से परेशान थे कि वो अपने साथी को अपने साथ शिप पर नहीं ला सके। शायद अब वो कभी भी उससे नहीं मिल पाएंगे। डाइविंग बेल के मैनीफोल्ड के ऊपर आते ही डेव उसके बाहर निकलते हैं और मैनीफोल्ड के ऊपर पड़े अपने दोस्त के शरीर, जो अब नीला पड़ चुका था, उसे अपने आप से टूटकर डाइविंग बेल के अंदर ले आए। तुरंत शिप के क्रू ने डाइविंग बेल को ऊपर खींचना शुरू किया। शिप के पास पहुंचकर डाइविंग बेल के शिप के प्रेशराइज्ड चेंबर से कनेक्ट किया गया, जहां डेव क्रिस के शरीर को लेकर आया था। शिप पर मौजूद पूरा क्रू इस समय क्रिस के शरीर को देख रहा था। सभी की आंखों में अपने साथी के लिए आंसू थे। लेकिन अचानक डेव के मन में पता नहीं क्या ख्याल आया और उन्होंने अपने दोस्त क्रिस का हेलमेट उतारकर उसके नीले हो चुके शरीर को सीपीआर देना शुरू कर दिया। शिप के सभी लोगों को लगा कि शायद डेव अपने दोस्त की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, जो कि काफी हद तक सच भी था। लेकिन फिर अचानक कुछ अजीब होता है, या फिर कहूं कि शिप पर मौजूद सभी ने अपनी आंखों के सामने चमत्कार होते हुए देखा। क्रिस समुद्र की गहराई में बिना ऑक्सीजन के लगभग 30 मिनट्स तक पड़े रहे थे। साइंस के मुताबिक उनका बचना लगभग यहाँ पर नामुमकिन था। लेकिन डेव के सीपीआर देने के कुछ सेकंड्स बाद क्रिस का शरीर अचानक झटका खाकर हिलता है। क्रिस ने एक लंबी सांस ली, उनके फेफड़े हवा से भर गए। कुछ सेकंड्स बाद उनकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। ये घटना सभी को एक चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। डेव और शिप पर मौजूद हर एक इंसान, जो 30 मिनट्स पहले रुक चुकी क्रिस की सांसें दोबारा चलती देख रहा था, खुशी से भर गया था। कोई भी इस नजारे पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि क्रिस लेमंस ने समुद्र के ठंडे पानी और अंधेरे से मौत को हराकर दूसरी जिंदगी पाली थी। देखो, क्रिस कैसे जिंदा बचे, ये अभी भी साइंस के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन थियोरेटिकली और साइंटिफिकली क्रिस के मौत के मुंह से लौटने के पीछे दो मेन रीजंस थे। पहला फैक्टर था नॉर्थ सी का फ्रीजिंग वाटर। देखो, जब क्रिस की अम्बिलिकल केबल टूटी तो उनका गर्म पानी का वेंटिलेशन भी बंद हो गया था। अचानक समुद्र के गहरे फ्रीजिंग वाटर से एक्सपोज होने के कारण उनका शरीर तुरंत ही हाइपोथर्मिया की स्थिति में चला गया। हाइपोथर्मिया ने उनके शरीर के मेटाबॉलिज्म रेट को स्लो कर दिया, जिसका सीधा असर उनके ऑक्सीजन कंजम्पशन पर पड़ा। इसका मतलब था कि उनके ऑक्सीजन की खपत बहुत ही स्लो हो गई थी। अब इस कोल्ड वाटर के कारण जब क्रिस की सांसें रुकी भी, तब भी ठंडे टेम्परेचर ने उनके ब्रेन टिश्यूज और बॉडी ऑर्गन्स को तुरंत डैमेज होने से रोके रखा। लेकिन सिर्फ ये चीज क्रिस की जान बचाने के लिए काफी नहीं थे। इसके बाद आता है दूसरा, यानी सेकंड फैक्टर। दूसरा फैक्टर था स्पेशल गैस मिक्सचर और एडेप्टेशन टू डीप सी एनवायरनमेंट। अब देखो, जैसा मैंने पहले ही बताया था, क्रिस एक स्पेशल सैचुरेशन डाइविंग टीम का हिस्सा था। इस वजह से उन्हें और उनकी टीम को ना हफ्तों तक प्रेशराइज्ड चेंबर में एक खास गैस मिक्सचर हीलियोक्स, यानी हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर का सांस लेने के लिए दिया जाता था। अब हीलियोक्स गैस मिक्सचर में ना ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है, जो शरीर के टिश्यूज को ऑक्सीजन से सैचुरेट कर देता है। ये मिक्सचर समुद्र की गहराई में सांस लेने के लिए डिजाइन किया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस तरह के एनवायरनमेंट में लंबा समय बिताने की वजह से क्रिस के शरीर की ऑक्सीजन डिमांड एक नॉर्मल इंसान से कई गुना कम हो चुकी थी। इवन बिना ऑक्सीजन के भी वो काफी समय तक जिंदा रह पाए। अब चाहे जो भी हो,
क्रिस अब जिंदा थे और सांस ले रहे थे। इसके बाद उनके शरीर को बाहरी एटमॉस्फेयर के लिए नॉर्मल होने तक 4 दिन और प्रेशराइज्ड चेंबर में बिताने पड़े। चेंबर से बाहर आने के बाद क्रिस को 2 ऑप्शंस दिए गए। वो चाहे तो अपनी जॉब छोड़कर एक सेफर लाइफ चूज कर सकते हैं, लेकिन क्रिस ने अपनी डाइविंग जॉब को चुना और इस हॉरिफिक एक्सपीरियंस के बाद भी अपनी टीम के साथ बने रहे। लेकिन उनकी ये कहानी आज भी समुद्र में काम करने वाले किसी भी डाइवर के लिए एक बुरा सपना बन चुकी है, एक ऐसा सपना जिसे कोई कभी सोच भी नहीं सकता। वैसे आपको क्या लगता है, क्या क्रिस की मौत को हराने के पीछे कोई चमत्कार था या फिर विज्ञान का एक अद्भुत खेल? आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस कहानी से कुछ नई सीख मिली तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।